कोरोना से जंग के बीच एम्स के नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल। मंत्रालय ने दिया अल्टीमेटम, कहा काम पर नहीं लौटे तो होगी कार्रवाई। देश भर में कृषि कानून पर बवाल के बीच आज कक्ष में सिख किसानों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कृषि कानून पर दंगल के बीच मीटिंग। किसानों के आंदोलन का 20वां दिन आज। सरकार के प्रस्ताव पर आगे की रणनीति को लेकर सिंधु बॉर्डर पर संगठन नेताओं की बैठक जारी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का किसान सम्मेलन आज। वाराणसी, अमेठी, मुरादाबाद, गोंडा और प्रतापगढ़ में कार्यक्रम। समझाने की कोशिश। हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पहुंचे सीएम योगी। लौह पुरुष सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। 70वीं पुण्यतिथि के मौके पर अर्पित की श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है। बीएसपी नेता राम बिहारी चौबे की हत्या का मामला है और नए सिरे से बीजेपी विधायक की भूमिका की अब जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट को दरकिनार कर दिया है। 2015 में वाराणसी के श्रीकंठपुर गांव में बीएसपी नेता की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में जो आरोपी थे उनको क्लीन चिट भी दे दी गई थी। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट को दरकिनार कर दिया है। बड़ी खबर है लखनऊ से। बीएसपी नेता राम बिहारी चौबे की 2015 में हत्या हुई थी और इस मामले में जो भी आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था, लेकिन नए सिरे से अब बीजेपी के विधायक की भूमिका की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट को दरकिनार कर दिया है। से हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। उमेश, 2015 में बीएसपी के एक नेता की हत्या कर दी गई थी, ब्राह्मण नेता थे, और उस मामले में जो आरोपी थे उनको क्लीन चिट दे दी गई थी और अब इस सिरे की नए तरीके से जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट को दरकिनार कर दिया है और जो बीजेपी विधायक थे उनकी भूमिका की भी एक बार फिर से जांच की जाएगी नए सिरे से। देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल वाराणसी के श्रीकंठपुर गांव में 2015 में हत्या हुई थी और ये हत्या जो है बीएसपी के नेता राम बिहारी चौबे की हत्या हुई थी और जिसका पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात को कहा है कि जो विधायक सुशील सिंह हैं इनकी भूमिका की जांच होगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट को दरकिनार किया है, यानी जो रिपोर्ट लगाई गई थी जो सत्ता पक्ष के विधायक थे सुशील कुमार सिंह के पक्ष में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लीन चिट दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट में दरकिनार कर दिया। एक बार सुप्रीम कोर्ट पे फिर से एक बार भरोसा जताया गया है कि जिस तरह से न्यायपालिका के लिए लोग दर दर की तमाम जो अपने निवेदन को लेकर जाते हैं शीर्ष अदालत तक, कहीं कहीं अदालतें जो है अब फैसलों में ये मामला आया है। ये बड़ा ही चर्चित हत्याकांड था 2015 का वाराणसी में, और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से ये एक टिप्पणी हुई है कि जो क्लीन चिट है उस पर जो टिप्पणी की गई है, साथ ही साथ जो विधायक हैं उनकी भूमिका की नई सिरे से जांच करने की जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, तो कहीं कहीं अपने आप में बड़ा आदेश है और जो पीड़ित परिवार है उनको भी अब न्याय की उम्मीद ज्यादा है। जी उमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना संकट और कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद का सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र के अनुसार सरकार जनवरी में ही बजट सत्र शुरू कर सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया और ऐसा काफी लंबे वक्त बाद हुआ है जब संसद का कोई सत्र नहीं हो रहा हो। और इसी मसले पर बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। संसदीय मंत्री ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कोरोना संकट के कारण इस बार मानसून सत्र भी सितंबर में हो पाया था, जिससे काफी सावधानी बरती गई थी। मानसून सत्र में कुल 27 बिलों को पास किया गया था। प्रहलाद जोशी ने लिखा है कि सर्दी का मौसम कोरोना संकट के कारण काफी अहम है और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अभी दिसंबर आधा बीत गया है और हमें जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने कई फ्लोर लीडर्स से संपर्क किया और शीतकालीन सत्र पर बात की।
दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। शंकर, दिल्ली में शीतकालीन सत्र को लेकर अब तमाम संगठन के राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने बातचीत की है। कब से इसकी शुरुआत हो सकती है शीतकालीन सत्र की? देखिए धीरेन्द्र, इसको लेकर जो है कांग्रेस की जो सांसद हैं उन्होंने पहले जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन शुरू किया और वो इसको लेकर वो दबाव बना रहे थे कि जो खासकर किसान का जो मामला है इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए, तो शीतकालीन जो सत्र है वो बुलानी चाहिए। तो अब इसको लेकर देखें कि वो बातचीत हुई है और आश्वासन दिया गया है। हालांकि पहले देखें तो कोरोना के हवाले से बात थी कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से वो मांग हो रही है, कांग्रेस ने भले ही इसकी शुरुआत की, और भी दल ये चाह रहे थे कि शीतकालीन सत्र बुलाया जाए, तो अब जल्द ही इसका तिथि जो है वो निर्धारित किया जाएगा। जी शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना महामारी के बीच दिल्ली एम्स में 5000 नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। दरअसल नर्सिंग कर्मचारियों ने अपना काम छोड़कर परिसर में ही प्रदर्शन किया। वहीं दोपहर बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। नर्सिंग यूनियन का आरोप है कि एम्स प्रबंधन और सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रहा है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने संबंधी मांग में 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर जोर दिया। वहीं एम्स प्रशासन ने देर शाम बयान जारी कर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत एम्स में किसी भी को किसी वजह से काम पूरी तरह से बंद करने का अधिकार नहीं है। करीब 5000 नर्स आज से हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों की देखभाल सेवाएं बाधित हुई हैं। वहीं एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने एक वीडियो संदेश में महामारी के समय हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। नर्सिंग स्टाफ की अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद एम्स के निदेशक ने उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर सुमन भी हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली में एम्स में लगभग 5000 नर्सिंग स्टाफ जो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आवाज लगा रहे थे, लेकिन जब उनकी मांगें नहीं मानी गईं, उसके बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। अब इन नर्सों के ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी में है सरकार। देखिए धीरेन्द्र, ये जो नर्सिंग स्टाफ हैं ये काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि उनके जो 6वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है वो लागू की जाए और उनका लाभ उन्हें मिले। इसके साथ ही वो मांग कर रहे थे कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं उनको जो है वहाँ पे परमानेंट यानी कि रेगुलर किया जाए। ये मांगे हैं। कुछ और इसके अलावा छोटी छोटी जो उनको जरूरतें हैं उसको लेकर वो प्रशासन से वो मांग कर रहे थे कि उनकी बात जो है वो सुनी जाए, मानी जाए। तो आरोप ये लग रहा है, जो मेरी बात देखिए धीरेन्द्र की, इसके जो अध्यक्ष हैं एम्स नर्सिंग यूनियन के जो अध्यक्ष हैं हरीश कुमार, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि लगातार आवाज उठाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो मजबूरन जो है उन्हें ये हड़ताल पे स्ट्राइक पे जाना पड़ा। और देखें कि कल दोपहर से, हालांकि उनका प्रस्तावित कल के लिए ये था, यानी कि 16 दिसंबर से वो पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे, हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन शायद बीच में कुछ उनकी जो है प्रशासन से गलती हुई। उसके बाद कल से ही 5000 के करीब जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो इनके सारे जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। जी शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द,
डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से बड़ी अपडेट है। प्राथमिक विद्यालयों में अब स्मार्ट टीवी लगाए जा रहे हैं। लखनऊ के 50 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे और एचडीएफसी बैंक की ओर से ये स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इसका उद्घाटन किया है और नरही प्राथमिक विद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। तो अच्छी पहल एचडीएफसी बैंक की तरफ से। प्राथमिक विद्यालय में 50 स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, जिससे बच्चों को पढ़ाने में सुविधाएं मिलेंगी। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आज नरही प्राथमिक विद्यालय में इसका उद्घाटन किया है। तो प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट टीवी लग जाने से जो वहां पर बच्चे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उन लोगों को अब बेहतर तरीके से जो स्कूल के अध्यापक हैं वो लोग पढ़ा पाएंगे। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आज से इसकी शुरुआत भी कर दी है। लखनऊ के नरही प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से किया जा रहा है, जहां टीवी प्राथमिक विद्यालयों में लगाई जाएंगी। और चित्तौड़गढ़ के कोतवाली इलाके में होटल पद्मिनी के सामने खुले मैदान में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी, जिसके चलते 24 घंटे में घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। वहीं मामले पर एएसपी का कहना है कि आरोपी मृतक से 75,000 रुपए मांगता था और इसी को लेकर उनसे बार बार तकरार भी हुआ करता था और नशे की हालत में आरोपी ने मृतक के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव की ओर चला गया, जहां से पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हम 24 घंटे में मर्डर को खुलासा किया है। किस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था? जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 13 तारीख को चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत होटल पद्मिनी के सामने खाली जमीन पर एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी पहचान बबलू गोपाल सिंह के रूप में हुई थी। उसके संदर्भ में तफ्तीश और मालूमात की गई तो मालूम चला कि उसकी दीपक उर्फ कालू राजेंद्र सिंह चौहान का पुत्र है। इनकी आपस में पैसों का लेन देन था। पैसों के लेन देन को लेकर कोई विवाद हुआ। उसी विवाद के बीच में कोई व्यक्तिगत बातचीत के तौर पर उसकी पत्नी का नाम आने पर उसे आवेश में आकर उसकी हत्या कर दी। घंटे में ही हत्या का खुलासा कर दिया और जो मुख्य आरोपी थे जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। चित्तौड़गढ़ की यह घटना थी, जहां पर होटल पद्मिनी के सामने एक शव बरामद किया गया था और 24 घंटे में ही किसने इस व्यक्ति की हत्या की थी उसका पुलिस ने पता लगा लिया। बढ़ते आगे, कृषि कानून पर एक तरफा जहां देश भर में प्रदर्शन जारी है, वहीं ग्वालियर भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में इस बिल का जमकर समर्थन किया। साथ ही कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जमकर तारीफ की और कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि कुछ तथाकथित लोग कृषि कानून को लेकर भ्रम फैला रही हैं। मैं आपके सवाल का जवाब भी आपके उसमें आ गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने को क्या ये तैयार नहीं थे? इन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन इनमें इच्छा शक्ति का अभाव था, इनमें वो सब चीज़ों का अभाव था। इसलिए स्वामीनाथन आयोग के लिए इनने भी सिफारिश की 10 साल,
स्वामीनाथन आयोग यदि गलत कोई सिफारिश है, उस आयोग ने जो सिफारिशें की किसानों के स्तर को उठाने के लिए, यदि उसमें गलत थी तो फिर आपने सिफारिश कैसे कर दी? उस दिन वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सही थी, आज आयोग की रिपोर्ट गलत हो गई। तो सिर्फ ये इसी तरह की विसंगति है कि हम कर देते तो कोई बात नहीं, तो आपको रोका किसने? आपको करना था किसानों के हित में तो काम। और भिंड के जवासा में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी विभाग की बिना अनुमति के ध्वस्त कर दी गई। वहीं इस मामले में भिंड कलेक्टर ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जवासा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन को 10 लाख रुपए की लागत से मरम्मत एवं रंग रोगन कराकर तैयार किया गया था। वहीं स्कूल के पास प्राथमिक विद्यालय के भवन को भी धाराशायी कर दिया गया। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बिल्डिंग के सिर्फ अनुपयोगी घोषित किया गया है, लेकिन सरकारी भवन को तोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। तो फिलहाल जिस तरह से बिल्डिंग को गिराया गया था उसको लेकर कलेक्ट्रेट ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। भिंड में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद बिना अनुमति के ये बिल्डिंग भी गिराई थी, ये भी मामला सामने आया और उसके बाद जिला कलेक्ट्रेट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को गिराया गया है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए न किसी से अनुमति ली गई, न किसी को जानकारी दी गई। अब जब इसका संज्ञान जिला कलेक्ट्रेट को पता चला है तब उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बताना चाहेंगे इसमें जब तहकीकात की गई, लैब टुडे की टीम को सूचना मिली कि बिल्डिंग में एक सरकारी भवन है उसको ध्वस्त किया जा रहा है, तो लैब टुडे की टीम ने जाके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में पता किया। तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने कहा कि हमने सिर्फ इस बिल्डिंग को अनुपयोगी घोषित किया है, ना कि हमने कोई तोड़ने की अनुमति दी गई है। तो जब इस संबंध में फिर कलेक्टर साहब से बात की गई तो कलेक्टर साहब ने भी कहा कि अगर कोई तोड़ने की अनुमति नहीं है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो भी दोषी होंगे उनके प्रति कार्रवाई कराऊंगा। और ये भी बताना चाहूंगा, जो जवासा के प्राचार्य हैं उनके खिलाफ 2 विभागीय जांच चल रही है, जिसमें तत्कालीन एसडीएम संतोष तिवारी ने उनको दोषी भी पाया था और राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार उन पर कार्रवाई किया जाना उचित है, ऐसा उन्होंने अपने आदेश में लिखा था। लेकिन लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जी आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। कानूनी दांव पेच में उलझी जिंदगी,
इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ललितपुर से बड़ी खबर है। सड़क के किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की ललितपुर से बड़ी खबर, एक युवक का शव बरामद किया है पुलिस ने। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उस युवक की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सड़क के किनारे इस युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अब सभी मामलों पर पुलिस जांच कर रही है और सदर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़वार रोड की घटना बताई जा रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा के जिलाध्यक्ष समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कैसरबाग थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने पर एफआईआर दर्ज की गई है। महामारी एक्ट की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा के जिलाध्यक्ष समेत 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है कैसरबाग थाने में और सरकारी कार्य में बाधा डालने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। महामारी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है कैसरबाग थाने में। हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ में। शिवा, लगभग 200 कार्यकर्ता सपा के जिनके ऊपर कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए धीरेन्द्र, कल कृषि आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी उनका समर्थन करते हुए कई जगह न सिर्फ प्रदर्शन किया था बल्कि बवाल भी किया था और उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयसिंह जैन समेत 5 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बलवा, सरकारी कार्य में बाधा डालना और महामारी एक्ट की धाराओं में कैसरबाग कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी तरफ आलमबाग में जो इको गार्डन है, वहाँ पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेकर के इको गार्डन गई थी और वहां पर भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तमाम तरीके का उत्पात मचाया था, वहां बवाल किया था। उसमें सपा के 90 कार्यकर्ताओं पर 151 में चालान किया गया और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो उनके जो कार्य क्षेत्र में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ पुलिस की अब ये बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। अब जब एफआईआर में इन लोगों के नाम सामने आएंगे तो उन लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि किसी को भी बख्शा ना जाए और किसान आंदोलन की आड़ में कोई भी शरारती तत्व होकर बवाल करता है या पुलिस के ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई करता है या कोई बात होती है तो उस पर पूरी तरीके की प्रभावी कार्रवाई की जाए। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अभी नाम नहीं खुले हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े बड़े लीडर हैं, वो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। अब जब उनके नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई पुलिस के अफसर कर सकते हैं। जी शिवा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।